हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नसीब सर पर। आज हम लोग बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन से चौथी पोएट्री के बारे में, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। तो इससे आज हम लोग 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Who has composed the poem Ode to Autumn? किसने Ode to Autumn कविता की रचना की है? जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज या फिर शैली? तो इसका सही जवाब होगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ही Ode to Autumn कविता की रचना की है। 2 नंबर सवाल है, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन डैश। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था किस सन में? 1794, 1795, 1796 या फिर 1797? इसका सही जवाब होगा जी बी नंबर 1795 ईस्वी। तीसरा सवाल है, ओड टू ऑटम इज रिटन इन डैश। कब ओड टू ऑटम कविता लिखी गई है? अक्टूबर 1819, सितंबर 1819, नवंबर 1819 या फिर दिसंबर 1819? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर सितंबर 1819। 4 नंबर सवाल है, ओड टू ऑटम इज एन एपिक, एन एलेजी, एन ओड, ए बलाड। तो जैसा कि नाम ही है ओड टू ऑटम, इसका मतलब है कि यह एक ओड है, तो एन ओड इसका सही जवाब होगा। 5 नंबर सवाल है, इन ओड टू ऑटम कीट्स डील्स विथ डैश इन डिटेल। क्या चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं जॉन कीट्स इस कविता में? स्प्रिंग के बारे में, विंटर के बारे में, समर के बारे में या फिर ऑटम के बारे में? तो जैसा कि नाम ही है ओड टू ऑटम, इसलिए इसमें विस्तार से ऑटम के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए सही जवाब इसका होगा ऑटम। 6 नंबर सवाल है, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजास, 3 स्टेंजास, 5 स्टेंजास या फिर 6 स्टेंजास? तो जो कविता है ये 3 स्टेंजास में ये बटा हुआ है या इस पर आधारित है, इसलिए 3 स्टेंजाज इसका सही जवाब होगा। 11-11 पंक्तियों की 3 स्टेंजाज बने हुए हैं कविता में, इसलिए 3 स्टेंजा सही जवाब होगा। 7 नंबर सवाल है, द थीम ऑफ ऑटम इज स्कार्सिटी, एबंडेंस, फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, नन ऑफ दिस? तो थीम विषय वस्तु क्या है पतझड़ का? तो ये सी नंबर से जवाब होगा, फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, परिपक्वता या परिपूर्णता, सही जवाब होगा। 8 नंबर सवाल है, जॉन कीट्स वॉज डैश पोएट। जॉन कीट्स कैसे कवि थे? रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न या फिर नन ऑफ दिस? तो ये एक रोमांटिक कवि थे, इसलिए ये सवाल का जवाब सही होगा रोमांटिक। ये रोमांटिक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखना है जॉन कीट्स कैसे कवि थे? रोमांटिक कवि थे। 9 नंबर सवाल है, हु कॉल्ड ओड टू ऑटम कीट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स? किसने कहा था कि ये ओड टू ऑटम कविता है उसमें कीट्स ने जो लिखी है उसने सारी जो ओड्स है उसको संतुष्ट किया है? तो किसने कहा था, किस महान कवि ने इसको कहा था? ड्राइडेन, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, ऑर्थर कॉम्पटन रिकेट? जी हाँ, डी नंबर से जो होगा ऑर्थर कॉम्पटन रिकेट ने कहा था। ये बात जो ऊपर लिखा हुआ है कि ओड टू ऑटम कीट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स, बहुत ही संतोषजनक जो है ओड ये लिखी गई थी जॉन कीट्स के द्वारा, और इसके बारे में ऑर्थर कॉम्पटन रिकेट ने प्रशंसा करी और ये बात कही। 10 नंबर सवाल है, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन, 12 लाइन्स, 13 लाइन्स या फिर 14 लाइन्स? एक जो 3 स्टेंजा हमने ऊपर बात किया कि 3 स्टेंजा पर आधारित ये कविता है, तो एक स्टेंजा कितनी पंक्तियों का है? तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, काउंट करेंगे तो 11 पंक्तियों पर आधारित एक स्टेंजा है। 11 नंबर सवाल है, हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम? किसका आदर्श रूप दर्शाया गया है इस कविता में? ओड टू ऑटम जैसे कविता है, स्प्रिंग का, ऑटम का, विंटर के या फिर समर का? तो बिल्कुल आसान सवाल है यहाँ पे, इसका सही जवाब होगा आपको बी नंबर ऑटम का।
विशिष्ट जो आदर्श रूप है उसका, पतझड़ का जो मौसम होता है उसका जो विशिष्ट पर्सनोफाइड बोलते हैं उसको, किसी आदर्श रूप को ग्रहण करना। तो आदर्श रूप को प्रस्तुत किया गया किस चीज़ का? ऑटम का। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑटम। 12 नंबर सवाल है जॉन कीट्स वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स डैश। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था मूनफील्ड्स नामक जगह में। कहाँ पे है ये मूनफील्ड? लंदन में, अमेरिका में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही जवाब होगा लंदन। लंदन में है ये जगह मूनफील्ड, यहाँ पे जन्म हुआ था जॉन कीट्स का। तो अगर लंदन लिखा हो और जगह का नाम पूछे तो मूनफील्ड्स याद रखना है, और मूनफील्ड्स लिखा हो और उसमें कंट्री का नाम पूछे तो आपको लंदन याद रखना है। अगला सवाल है 13 नंबर, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो डैश, नो विंड, फ्रूटफुलनेस, नॉन ऑफ दिस, या फ्रूटलेसनेस है या फ्रूटफुलनेस है। तो ये कविता की पंक्ति में एकदम सेम टू सेम लाइन है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों की प्रचुरता का ये मौसम है, तो ये सही होगा फ्रूटफुलनेस। 14 नंबर सवाल है ऑटम इट स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। किस मौसम के जाने के बाद इस मौसम का मतलब पतझड़ के मौसम का आगमन होता है? कौन सा मौसम जाता है तो फिर ये मौसम का आगमन होता है, जिसको हम लोग पतझड़ बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, समर। गर्मी का ऋतु जब बीत जाता है तब पतझड़ का मौसम शुरू होता है। 15 नंबर सवाल है डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन है जो कि प्रकृति का बहुत ही बड़ा लवर, प्रेमी है? प्रकृति प्रेमी तो सारे कवि होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ग्रेट लवर है नेचर का। जॉन कीट्स, जॉन डॉन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, वॉल्ट व्हिटमैन। यहाँ पे भी सही जवाब होगा जॉन कीट्स। पार्टिकुलर इसी टॉपिक पे बात करें हम लोग जॉन कीट्स के बारे में या पतझड़ के बारे में, तो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आधारित होगी, ये ध्यान हमें रखना है। अभी यहाँ फिलहाल अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे चैप्टर जब मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना होता है। 16 नंबर इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। किस मौसम में जो है पत्तियाँ और फल जो है पेड़ों पर लगना शुरू हो जाती है? कौन सा वो मौसम होता है जिसमें पत्तियाँ, नई पत्तियाँ और फल जो है आना शुरू हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑटम, पतझड़। इस मौसम में शुरू हो जाते हैं, भले उसका मतलब पूर्ण रूप से जो ये दिखाई देता है स्प्रिंग में, तो हम लोग इसको कहते हैं, लेकिन शुरुआत जो है पतझड़ मौसम से ही शुरू हो जाती है। 17 नंबर एंड गैदरिंग स्वैलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है एंड गैदरिंग स्वैलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, इस किस कविता से ली गई है? स्नैक से, द सोल्जर से, ओड टू ऑटम से एंड एपिटॉप। तो ये ओड टू ऑटम कविता से ये पंक्ति ली गई है, तो याद रखना है ये। 18 नंबर सवाल है द लाइन सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई जॉन डॉन, वॉल्ट व्हिटमैन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन या फिर जॉन कीट्स। तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस ये जो पंक्ति है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पूछेगा कि अगर किस कविता का है तो आपको याद रखना है वो टू ऑटम का है। अगला प्रश्न है 19 नंबर जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ डैश। जॉन कीट्स की मृत्यु हो जाती है 26 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 27 साल की उम्र में या 29 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से जॉन कीट्स की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो जाती है? तो उनकी मृत्यु जो है 26 वर्ष की आयु में हो जाती है, इसलिए सही जवाब होगा इसका 26, पहला ही नंबर। 20 नंबर सवाल है जॉन कीट्स पोएम इंडियन वॉज वेल अप्रिसिएटेड बाई डैश। इंडियन नाम की जो कविता जॉन कीट्स ने लिखी थी उसकी प्रशंसा किस महान कवि के द्वारा की गई थी? जॉन मिल्टन के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कॉलेरिज के द्वारा या फिर शैली के द्वारा? तो सही जवाब इसका होगा वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने जॉन कीट्स की कविता इंडियन की बहुत प्रशंसा की थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा वर्ड्सवर्थ। 21 नंबर सवाल है जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन डैश। जॉन कीट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हुई किस सन में? 1818, 1820, 1821 या फिर 1830?
1822 ईस्वी में। तो सही जवाब इसका होगा सी नंबर 1821 ईस्वी। 22 नंबर सवाल है, जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम लायंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन डैश। जॉन कीट्स का जो पहली कविता लायंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये कब प्रकाशित हुई थी? 1812 या फिर 1814, 1815 या फिर 1817। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1814 में। 23 नंबर सवाल है, द लाइन हिज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट इज रिटेन बाई। ये जो पंक्ति है कविता की, हिज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, इसको किसने लिखा है? जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर जॉन कीट्स। तो ये कविता O2 ऑटम की है, इसलिए ये O2 ऑटम जॉन कीट्स ने लिखा है, इसलिए सही जवाब होगा इसका जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट्स। अगर किस कविता से ली गई है तो आपको याद रखना है O2 ऑटम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1818। 1818 में जॉन कीट्स की कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी? इंडीमियन, लैमिया, हाइपेरियन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा इंडीमियन, ए नंबर ऑप्शन। लास्ट सवाल है 25 नंबर, द पोएम लैमिया एंड हाइपेरियन वे आर रिटेन बाई। लैमिया और हाइपेरियन ये दो कविताएं हैं काफ़ी मशहूर, इसको किसने लिखा? किसने लिखा था? जिसके द्वारा ये लिखी गई थी ये कविताएं? जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर जॉन कीट्स। तो ये दोनों कविताएं जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा जॉन कीट्स। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात की इसके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। तो एक बार और प्ले करके अगर आप सुन लें, इसको बना लें, तो निश्चित रूप से आप पूरी तरह से को याद कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।